हमारे देश में अस्थमा को लेकर इतनी सारी डेथ्स क्यों? हमारे देश के अंदर विश्व के 13% एस्थमा के पेशेंट रहते हैं। पूरे विश्व में होने वाली मृत्यु का 46% मृत्यु एस्थमा के पेशेंट की इंडिया में होती है। जैसे आपने मेंशन किया कि डेथ रेट हाई है, अस्थमा अटैक के टाइम पर हॉस्पिटल ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, वी लूज आउट ऑन द लाइफ। कई बार पेशेंट को आभास भी नहीं होता कि मुझे इतना तेज एस्थमा। दूसरा क्या है कि वो टेक्निक नहीं है तो वो लेता रहता है वो दवा। बच्चे में अस्थमा हिडन रहना बच्चे की प्रॉब्लम है या एक्चुअली पेरेंट्स की प्रॉब्लम है या उनके कंसर्न डॉक्टर की गलती है? कई बार उसको साथ में वीज भी आती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, भाई साधारण खांसी आ गई। पेरेंट के लेवल पे उसको नजरअंदाज कर देना। कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं स्पेसिफिक जिनमें आपने देखा होगा कि अस्थमा बहुत ज्यादा है। एस्थमा यूजुअली हम देखें तो फैमिलियल ज्यादा होता है। जिन लोगों की कि परिवार के अंदर एस्थमा की हिस्ट्री होती है, यदि मदर या फादर को एलर्जी है, उनके बच्चों के अंदर भी इस रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। So welcome डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, नमस्ते टू आवर शो विच इज बियॉन्ड द पिल, जहाँ हम बोलते हैं कि हेल्थ नीड्स कन्वर्सेशन। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला एंड हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू हैव यू विद अस टुडे। थैंक यू। तो शुरू करते हैं, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के ऊपर। हम सब जानते हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन टू रेस्पिरेटरी हेल्थ बहुत एमिनेंट है एंड रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं राजस्थान हॉस्पिटल एंड अस्थमा भवन, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ टू नो कि आपने अपना हॉस्पिटल का नेम अस्थमा भवन क्यों रखा है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हुआ ये कि जब मैं प्रैक्टिस शुरू की थी तब से लेके अब तक भी, बल्कि कई बार जब भी लोगों से पूछते हैं कि भाई नाम क्या है, तो उनको नाम याद नहीं आता। वो कभी कोई नाम बोलते हैं, कभी कोई नाम बोलते हैं, है दमा है, कोई कहता है कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस नाम से, एस्थमा भवन के नाम से हॉस्पिटल रखें, जिससे कम से कम उनको ये नाम तो याद हो जाए अपनी बीमारी का। सही है। तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी है जिसकी वजह से एस्थमा भवन रखा। तो फिर क्या अब पेशेंट्स में अवेयरनेस इतनी आ गई है, क्या वो समझते हैं कि दमा को अस्थमा भी कहा जाता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर पेशेंट पूछता है, फॉर एग्जांपल कि राम मोहन मेरे पास आया कि साहब मेरी बीमारी का नाम हिंदी में बताओ जी। तो उनसे फिर मैं ये पूछता हूँ कि अरे बोले साहब नाम भी कोई चेंज होता है क्या? हाँ। तो मैंने कहा भाई कि मेडिकल नाम भी चेंज होता है क्या? यदि मेडिकल नाम एस्थमा को आप दमा बोलेंगे तो वो एनक्रोच करेगा सीओपीडी के ऊपर भी। हाँ जी। आप एलर्जी बोलेंगे तो वो एलर्जी राइनाइटिस पे करेगा। जी। तो इसलिए जरूरी है किसी भी पेशेंट के लिए अपने बीमारी के इलाज के अंदर सफलता करने की पहली सीढ़ी है उनको अपनी बीमारी का नाम अवश्य पता हो। अब एस्थमा के साथ एलर्जिक राइनाइटिस भी आ जाती है, तो अक्सर पेशेंट पूछते हैं साहब ये आपने दूसरा क्या बोला था? हाँ। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप ऐसा कीजिए, आपको मैं कुछ पूछूंगा प्रश्न, आप जवाब दीजिए। मैं पूछता हूँ भाई मिर्ची के अचार में क्या डालते हैं? राई डालते हैं जी। बाल कौन बनाता है? नाई बनाता है। और 29 के बाद क्या आता है? 30। तो इन तीनों को जोड़ो, तो वो जोड़ते हैं राई नाई तिस, राइनाइटिस। हाँ, समझ में आ गया। तो अब क्या नाम बीमारी का? एस्थमा राइनाइटिस। करेक्ट, सही है। इस तरह से जब से सिखाया है तो अब मुझे कई 15 साल 20 साल पुराने भी पेशेंट मिलते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि आप आए? हाँ साहब आपने राइनाइटिस सिखाया था। सही है। तो उस तरह से वो एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। पर सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच भी है एक डॉक्टर की तरफ से फॉर द पेशेंट्स, कि जब तक वो कंफर्ट लेवल बिल्ड नहीं करते हैं, जब तक वो अपने पेशेंट्स को ये समझा नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी डायग्नोसिस या आपको परेशानी क्या है, उसे प्रोनाउंस कैसे करना है और उसमें होता क्या है, तब तक वो पेशेंट ट्रीट नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, एक पार्ट ये भी है कि इंस्टेंस की वो पेशेंट मुझसे छोड़ के किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया और वहां पर उनको ये बताता है कि साहब मेरे तो खांसी की बीमारी है जी। तो अब वो खांसी से एस्थमा तक आने का जो सफर है जी। उन डॉक्टर साहब को कम से कम 5-7 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो समय एंड पैसा दोनों खराब होते हैं। वो यदि उनको कहेंगे मेरे एस्थमा राइनाइटिस है तो टू द पॉइंट कम दवा और अच्छा इलाज मिलेगा। तो इसलिए पेशेंट के हित में ये जरूरी है कि अपनी बीमारी को मेडिकल नाम से ही बुलाएं, उसका हिंदीकरण या कोई दूसरी भाषा में उसका रूपांतर करने से बचें। दैट इज ट्रू।
एंड सर, टॉकिंग अबाउट अस्थमा या फिर जब हम लंग हेल्थ की भी बात करते हैं तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका मैनेजमेंट काफ़ी इजी भी है और ऐसा भी नहीं है कि वो डिजीज़ रेमिशन या क्योर नहीं हो सकती है। स्टिल हमारे देश में उसमें अस्थमा को लेकर इतनी सारी डेथ्स क्यों हैं? हाँ, ये आपने एक मर्म स्पर्शी प्रश्न पूछा। हमारे देश के अंदर विश्व के 13% एस्थमा के पेशेंट रहते हैं, लेकिन हर साल पूरे विश्व में होने वाली मृत्यु का 46% मृत्यु एस्थमा के पेशेंट की इंडिया में होती है। तो ये एक तरह से भयानक शॉकिंग न्यूज है जिसके लिए कि हम सभी बहुत चिंतित हैं। और इसका कारण क्या है? कारण एग्जैक्ट कारण पता करना मुश्किल है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है हिडन एस्थमा। हर एक एस्थमा के पेशेंट के पीछे 4 वो पेशेंट है जिनका की डायग्नोसिस नहीं हुआ। ये मेरी नहीं, ग्लोबल एस्थमा नेटवर्क स्टडी हुई थी जो 9 सेंटर्स में इंडिया में, जिसकी पीजीआई एम्स भी इसमें इंक्लूडेड थी, और एस्थमा भवन नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर था। उसमें 80% एस्थमेटिक पेशेंट हिडन थे। तो वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज कि ये हिडन एस्थमा के पेशेंट के अंदर धीरे धीरे बीमारी आगे बढ़ती गई और वो इलाज नहीं ले पाते। दूसरा कारण ये है कि जैसे मैं याद करूं मेरे बचपन को, आज से 50 साल पहले जयपुर में क्या था। रास्ते के अंदर गिल्ली डंडा और कंचे खेलते हुए बच्चे, दौड़ते हुए शोर मचाते, कॉलोनीज के अंदर भागते हुए वो बच्चे, शुद्ध हवा। और आज वहां देखें तो सारी जो सड़कें और गलियां हैं वो ट्रैफिक से जैम लग गया। हमने इस हवा को बिल्कुल हमारे सांस के अंदर लेने लायक ही नहीं छोड़ा। और विश्व के अंदर देखें तो 60% जो टॉप 100 पोल्यूटेड, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं वो हमारे भारत के अंदर है। अब वो डायरेक्टली जो पोल्यूशन अंदर जाता है तो सारे अंगों पे कुप्रभाव डालता है, लेकिन लंग्स तो पहला ही स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। उन पे जब वो चोट लगती है, अंदर वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो जिनके एस्थमा है उनका एस्थमा ज्यादा गंभीर हो जाता है और वो ये चीज होने लग जाती है। पर जैसे कि आपने मेंशन किया कि हिडन नंबर ज्यादा है, तो वो हिडन नंबर ज्यादा होने के रीजंस क्या है? जैसे हमें पता है कि अस्थमा बच्चों में ज्यादा होता है। बच्चे में अस्थमा हिडन रहना बच्चे की प्रॉब्लम है या एक्चुअली पेरेंट्स की प्रॉब्लम है या उनके कंसर्न डॉक्टर की गलती है? बहुत अच्छा सवाल है। तो कई बार उसको साथ में वीज भी आती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, भाई साधारण खांसी आ गई। पेरेंट के लेवल पे उस चीज का एक पहली स्टेप तो ये है कि उसको नजरअंदाज कर देना है, जबकि हम रेकमेंड ये करते हैं कि भाई 2 वीक से ज्यादा खांसी आए या वीजिंग हो तो आप उसका एग्जामिनेशन जरूर कराएं। एक तो ये चीज रहती है। दूसरी, कई बार क्या कहते हैं कि उसका नाम बदल देते हैं, साहब इसको तो थोड़ी बहुत एलर्जी रहती है, सीजन में हो जाती है। कई बार कहते हैं साहब इनको हल्का सा दमा एक आध बार हुआ था, ऐसा कोई खास नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा कारण और है, क्या है, एस्थमा स्टिग्मा मानते हैं। एस्थमा के डायग्नोसिस को वो पचा नहीं पाते, तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं वो एस्थमा बोलते हैं तो अक्सर हम डॉक्टर्स में चर्चा होती है कि ऐसे पेशेंट खट से डॉक्टर बदल लेते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या की बात है। कई बार क्या है कि पेशेंट अपने लेवल पे नाम बदल देते हैं। एक पेशेंट कुछ दिनों पहले मेरे पास आया, उसने कहा साहब कि मेरे वैसे तो मुझे सांस की तकलीफ है करीब 10 साल से, लेकिन क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आता तो मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरा टाइफाइड हो गया। तो ये बड़ा विचित्र सी चीज है। तो कई बार हिडन रहता है वो अज्ञानता के कारण, कई बार है वो खुद प्लानिंग करके हिडन रख लेते हैं, तो इसमें फिर समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए डेथ रेट्स भी उतनी ज्यादा हाँ, क्योंकि देखिए एस्थमा के अंदर सिम्टम्स इंटरमिटेंट होते हैं, लेकिन अंदर जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन है विंड पाइप के अंदर वो कंटिन्यूअस होती है। यदि उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो कुछ पेशेंट में आशंका रहती है कि बीमारी आगे बढ़कर फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और वो लाइलाज कैटेगरी में आ जाए। ओके, बट सर अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जब पहुंचता है तो वो सीधा ब्रेथलेसनेस लेके तो नहीं पहुंचता होगा, वो पहले कफ लेकर पहुंचता होगा। तो इससे डॉक्टर को कैसे समझ आएगा कि ये एस्थमेटिक है या ये नॉर्मल कफ है या कुछ और रीजन की वजह से उसे ड्राई कफ, सीजनल कफ है? देखिए, हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट होती है
और पेशेंट के सिम्टम्स जब हम पूछते हैं तो अधिकांश समय हमें पता लग जाता है कि ये बीमारी अस्थमा है, लेकिन इसको हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड के टेस्ट और स्पायरोमेट्री एक होता है इक्विपमेंट, जिसमें कि लंग की पावर आ जाती है उसके अंदर, फ्लो के अंदर, वो देखते हैं। बच्चों इनमें भी यदि क्लियर नहीं होता तो हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पीक फ्लो मीटर उनको दे देते हैं, जो वो घर पर मेजर करते हैं। तो इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो अधिकांश पेशेंट्स के अंदर डायग्नोसिस हो जाता है। तो आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस में, जहाँ आपने मेंशन किया कि आपने मोर देन 1 मिलियन एस्थमेटिक केसेस देखे हैं, आपने कहाँ डेमोग्राफिक वाइज, आपने कहाँ कौन से जगह पे या कौन से कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं स्पेसिफिक जिनमें आपने देखा होगा कि अस्थमा बहुत ज़्यादा है? अस्थमा यूजुअली हम देखें तो फैमिलियल ज़्यादा होता है। जिन लोगों की कि परिवार के अंदर अस्थमा की हिस्ट्री होती है, उन लोगों के अंदर चांसेस रहते हैं। अब और यदि दोनों ही पेरेंट्स को है प्रॉब्लम, तो फिर बच्चे में होने की आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि स्पेशली यदि मदर या फादर को एलर्जी है, एलर्जी का मतलब नाक की एलर्जी जिसको राइनाइटिस बोलते हैं, लंग की एलर्जी जिसको अस्थमा बोलते हैं, ये है कि उनके बच्चों के अंदर भी इस रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। तो यदि ऐसे बच्चों को एलर्जी के सिम्टम हों तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए कि भाई ये किस तरह की। जैसे कुछ बच्चे हैं, मैंने देखा है कि कंटिन्यूसली मुंह खोलकर मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेने की नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कई कारण हैं, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस भी एक है। और एलर्जिक राइनाइटिस के साथ एडिनोइड्स बढ़ना और साथ के अंदर साइनोसाइटिस होना, ये भी इसकी कोमोर्बिडिटी वाली कंडीशंस हैं। तो ये आप सही कह रहे हो, यदि मुंह खोलकर ब्रेथ लेते हैं उनको भी जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे ये बच्चों में कॉमन है, वैसे ही ये मैंने देखा है कि जब बूढ़े मतलब थोड़े एज होने लगता है तो उनमें भी अस्थमा पता नहीं कैसे डेवलप होने लग जाता है। जैसे मेरे खुद के फादर या मेरे ग्रैंडफादर जिनको मैं देखती हूँ, आफ्टर 50 या आफ्टर 60 इंसिडेंट्स ऑफ ब्रेथलेसनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, या सीजनल कफ मैं देखती हूँ कि एलर्जी की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ हद तक सही है, लेकिन जब हम यदि टोटल प्रेवलेंस देखें तो अस्थमा अक्सर बचपन में ही शुरू होता है। पर ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं हो, कई लोग हैं जिनमें कि बड़ों में ही होता है। स्पेशली यदि ओबेसिटी, मोटापा यदि आता है, या उनके अंदर प्रवृत्ति होती है पहले से एलर्जी होने की, तो उनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर बाद में भी जागृत होता है। होता ये है कि एलर्जी की प्रवृत्ति शरीर के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, फिर वो विपरीत कारण के जो संपर्क में आते हैं तो वो एलर्जी की प्रवृत्ति को जगा देते हैं। और वो एलर्जी की प्रवृत्ति जगकर एस्थमा में परिवर्तित हो जाती है। तो अक्सर हम पेशेंट को यही कहते हैं कि भाई अपन इलाज इस तरह से लें जिससे कि ये जगा हुआ एस्थमा इसको हम सुला दें, और सुलाई नहीं दें, कुंभकर्णी नींद में सुला दें, तो उसमें आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। करेक्ट। तो इसमें जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल है कि इनहेलर्स, या फिर जैसे कि यू आर द पायनियर जिसने इनहेलेशन अस्थमा के ट्रीटमेंट में कितना इम्पोर्टेंस है, यू हैव स्टार्टेड इट। आप अपने पेशेंट्स को ये समझाना कि इनहेलर्स लेना है, टाइमली लेना है, इज अ बिग टास्क। इनहेलर से भी पहले एक चीज़ आती है, देखिए कि महत्वपूर्ण ये है कि अस्थमा क्यों हो रहा है। तो मैं अक्सर पेशेंट से पूछता हूँ कि अनजान शत्रु ज़्यादा खतरनाक होता है या जाना पहचाना? आप क्या कहेंगे? जाना पहचाना। अपनों के मारे लगते हो, लेकिन अनजान शत्रु हमेशा खतरनाक ज़्यादा होता है, क्योंकि अनजान को हम यदि हराने चलें तो हमें यही नहीं पता कि किसको हराना है। सही है। इसलिए निर्बल से निर्बल अनजान शत्रु हमें हरा सकता है, लेकिन शक्तिशाली, बहुत ताकतवर जाना पहचाना शत्रु है तो भी हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के उसको हरा सकते हैं, पर अनजान निर्बल शत्रु को भी नहीं हरा सकते। तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ, पहले आप अपने शत्रुओं को पहचानो,
4-5 चीजें पहचानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये कहते हैं कि घर के अंदर छोंक लगाने से होता है जी, अक्सर कहते हैं कि साहब अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे होता है। तो उनको जब अगरबत्ती आपने पहचान ली, फिर हम कितनी ही दवा दे दें वो ठीक नहीं होता। मैं एक एनालॉजी देता हूँ कि यदि यहाँ पर 5 दाने मिर्च का पाउडर डालें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ घाव हो और फिर 5 दाने मिर्च रोज डालें तो क्या बढ़िया से बढ़िया दवा उसको ठीक कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो ट्रिगर फैक्टर कर रहा है। तो इसलिए अक्सर उनको जो भी आते हैं मेरे पास पेशेंट, कई बार जैसे बेचारी महिलाएं आती हैं और उनके साथ उनके पति आते हैं, तो उनसे कहते हैं कि आपकी रसोई में पंखा है? वो कहते हैं हाँ है, ऊपर सीलिंग फैन है। मैं कहता हूँ कि एग्जॉस्ट फैन नहीं साहब, वो खिड़की हैं बड़ी बड़ी। उनसे यही कहता हूँ कि भाई ये जो गृहिणी है इसके नाक और सांस की नली में एलर्जी के मोटे मोटे घाव हैं। जब भी ये छोंक लगाती हैं वो मिर्ची का काम करता है और हमारी दवा फेल। तो आपके सामने 2 ही उपाय हैं, या तो आप एग्जॉस्ट फैन लगवा दो। 50% हाँ कहते हैं, 50% चुप रहते हैं। फिर मैं कहता हूँ दूसरा, वो फिर पूछते हैं दूसरा उपाय और बताओ। तो मैं कहता हूँ दूसरा उपाय रसोई की इंचार्जशिप आप संभाल लीजिए। अरे फिर 100% एग्जॉस्ट फैन के लिए हाँ कह देते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि साहब अगरबत्ती तो जलाएंगे ही जी, ये तो हमारा पूजा करने का ट्रेडिशनल है। मैंने कहा भाई ट्रेडिशनल कहाँ से, अगरबत्ती तो 100 साल से यही है जी, उससे पहले भी तो पूजा करते थे। तो आप तो बताओ। बोले साहब क्या करें? मैंने कहा कि मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, दिल से और मन से याद करने से ईश्वर खुश होते हैं या अगरबत्ती से? तो कहते हैं साहब वो मन और दिल से करने से होते हैं। तो अरे फिर अगरबत्ती के टोटके का क्यों आप सहारा ले रहे हो? आप दिल से भगवान को याद करने। हे राम। स्टेप 1, आप उस ट्रिगर फैक्टर जो कि आपका एस्थमा कारक है उसको पहचानो। स्टेप नंबर 2, उस कारक को निपटने की कला जिसको कि हमने नाम दिया एस्थमेटिक स्टाइल, उसको अडॉप्ट करो। जैसे छोंक लगाओ तो आप एग्जॉस्ट फैन चलाओ, छोंक का तरीका बदल दो। इसी तरह से आप पूजा मन लगा के करो, दिल लगा के करो। अगरबत्ती, अच्छा एक चीज और देखिए, अगरबत्ती से पूजा करने से थोड़ा सा समस्या आती है। क्यों? क्योंकि हम दिल से याद करते हैं भगवान को, राम राम राम, और उधर से अगरबत्ती का धुआं आया और फिर वो मेरा चालू हो जाता वो लगता है कि ये क्या। अरे भाई ऊपर याद करें तो ईश्वर खुश होंगे जी। सही है। नहीं, जो ये चीज समझ सकता है उनके लिए तो बेस्ट है। तो इसलिए ट्रिगर को पहचानो और उसको निपटने की कला एस्थमेटिक स्टाइल को आप अपने ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट करो। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जिसमें कि हम इनहेलर थेरेपी का बात करते हैं। राजस्थान के अंदर तो खैर अब बहुत ज्यादातर लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होगी, बट आज से 40 साल पहले जब हम कहते थे तो अक्सर ये कहते थे साहब इससे आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग दवा है। इस तरह की भ्रांतियां बहुत थी। तब उनको धीरे धीरे उनको समझाते थे तो अब पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। और उसका एक सीधा सा तरीका है समझाने का तरीका ये, भाई कान के अंदर दर्द है तो आप कान में ड्रॉप डालना चाहोगे या गोली लेना चाहोगे? चमड़ी के ऊपर है तो आप क्या लगाओगे? आंख में है तो क्या करोगे? भाई जब बीमारी लोकल है तो आप पूरी की पूरी वो टैबलेट लेके और पूरे शरीर के अंदर उसको फैला के 10% पोर्शन जो लिया आपने वो लंग्स में जाता है, बाकी दूसरे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों आप उसको करना चाहते हो? ये चीज तो उनके समझ में आ जाती है कि भाई लोकल ही रहने दें, ग्लोबल क्यों बनाए उसको। अब मतलब अभी पेशेंट्स में उसको एक्सेप्ट करने से ज्यादा प्रॉब्लम है टेक्निक, मतलब उसको यूज कैसे करना है टेक्निक वाइज, ये इशू अब ज्यादा फेस किया जा रहा है एक्चुअली। बिल्कुल इस ये जो यूज करने का तरीका है इसमें हम यही करते हैं कि हर वक्त जब वो आता है तो जो हमारे असिस्टेंट हैं वो उनको देखकर और उस टेक्निक उनका जो तरीका देखकर उसमें नंबर दे देते हैं। तो उनको बता देते हैं कि जैसे वो 10 में से मार्किंग देते हैं, 10 में से 2 नंबर दिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप समझे ये आपने जो टेक्निक लिखा? बोले साहब 2 नंबर आए, फेल हो गए। मैंने कहा नहीं फेल नहीं हुए, इसका मतलब ये कि 10 रुपए की दवा ली आपने तो 2 रुपए की तो अंदर जाके गुण किए और 8 रुपए हवा में उड़ा दिए।
कितना बड़ा नुकसान हो गया। जी। तो अच्छा क्या है कि पैसे का नुकसान आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अक्सर क्या है कि नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सही बात है ये। ट्रू है ये। तो वो समझाते हैं तो उसके समझ में आ जाता है कि भाई तो 10 में से 10 नंबर लाने। अच्छा, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं भी अच्छे से। नहीं, वही है आई मीन, जैसे आपने मेंशन किया कि डेथ रेट हाई है, तो एस्थमा अटैक के टाइम भी प्रॉपर इनहेलर यूज करने के कभी किसी को टेक्निक नहीं आती है, या फिर प्रॉपर एस्थमा अटैक के टाइम पर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, या हॉस्पिटल ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, उसमें भी वी लूज आउट ऑन द लाइफ। बिल्कुल सही बात है। एक तो इसमें एक चीज और है, कई बार पेशेंट को आभास भी नहीं होता कि मुझे इतना तेज एस्थमा है, तो भी वो डिले हो जाता है। दूसरा क्या है कि वो टेक्निक नहीं है तो वो लेता रहता है, वो दवा नहीं जाती, असर नहीं होता है। और तीसरी चीज ये कि कई जगह रिमोट प्लेसेस के अंदर अप्रोप्रिएट जैसे इलाज नहीं होता, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि अवेयरनेस एक तो इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अवेयरनेस के साथ में फिर एडहियर करे, जो भी इलाज ले एडहियर करे। होता क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब एस्थमा के ट्रीटमेंट लिखा उनको, और फिर वो कई पेशेंट आते हैं 2 महीने बाद, साहब मैं इधर से गुजर रहा था कि आपसे भी हेलो कह चेक लूं। मैं कहा क्या हाल है? बोले साहब बिल्कुल बढ़िया। इनहेलर वो तो 1 महीने का लिखा था ना आपने, उसके बाद बंद कर दिया। तो क्यों बंद किया? साहब बंद इसलिए किया कि अब तो मेरे को कुछ तकलीफ ही नहीं है। एक दूसरी कैटेगरी के ये कहते हैं साहब अब मैं सिम्टम सहन कर लेता हूँ। अरे बाप रे। तो सहन कर लेता हूँ तो इसलिए मैं क्यों लूं? तो तब उनको बताते हैं कि एस्थमा के सिम्टम्स इंटरमिटेंट हैं, इन्फ्लेमेशन यानी डिजीज कंटिन्यूअस है, जो कि इलाज के अंदर ही रहे, ला इलाज ना बने, इसलिए ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। लेकिन पर फिर जब जैसे हम बोलते हैं कि अस्थमा जो है वो क्योरेबल है या रेमिशन पॉसिबल है, वो स्टेज कब अचीव हो जाता है? हाँ, तो रेमिशन तब हो सकता है जबकि उसको साल भर कोई अटैक या कोई सिम्टम नहीं हो, और उसके लिए ट्रिगर को अच्छी तरह मैनेज करें, एंड सेकंड पार्ट वो अपनी जो दवा है उसको लें टाइम पर। अच्छा, दवा भी कई बार पेशेंट खुद ही ले लेते हैं, पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हर ताला खोलने की अलग अलग चाबी होती है, वैसे ही हर एस्थमा के रोगी का इलाज भी अलग अलग होता है, अलग अलग चाबियां होती हैं। तो वो अच्छी तरह समझें, इसमें खुद अपने डॉक्टर बने अंडर गाइडेंस ऑफ योर ओवन डॉक्टर। हम आपके मार्गदर्शक या कंसल्टेंट हैं, और आप अपने खुद का वो बनाएं। यानी कि अगर किसी को अस्थमा है तो उसको लाइफ लॉन्ग इनहेलर लेने की जरूरत नहीं। एस्थमा एक तरह की ट्रीटेबल डिजीज है, लाइफ लॉन्ग इनहेलर भी जरूरी हैं जिनके सीवियर एस्थमा है। लेकिन अपन एक तरह से बात करें कि लाइफ लॉन्ग यदि ले भी लिया तो उससे हार्म नहीं है ना, साइड इफेक्ट नहीं है। आप ब्लड प्रेशर के, आप डायबिटीज के, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, उनके पेशेंट लाइफ लॉन्ग लेते हैं। तो जिनकी तेज तकलीफ है वो यदि लाइफ लॉन्ग ले लेते हैं तो कम से लाइफ विल बी लॉन्ग। करेक्ट, दैट इज। अब नहीं लिया तो लाइफ विल नॉट बी लॉन्ग। दैट इज ट्रू। वो चीज है, ये एक चीज हमें मिली है तो इसका हमें यूज करना। एंड वन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आज आप है हमारे साथ, तो अगर किसी को अस्थमा अटैक हो भी जाता है तो उस टाइम पे जो आजू बाजू वाले या जो उनके फैमिली है वो नेसेसरी स्टेप तक 2-3 नेसेसरी स्टेप्स जो उन्होंने लेने चाहिए सो दैट वी कैन सेव द पर्सन। हाँ, इस पे हम यूजुअली एक्शन प्लान देते हैं कि हर वो पेशेंट का पर्सनलाइज कस्टमाइज होता है कि आपको यदि एस्थमा का एपिसोड हो तो ये इनहेलर को 3 बार कर दीजिए, इस गोली को चालू कर दीजिए, स्टेरॉइड की गोली को, या आपको इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबायोटिक का कोर्स ले लीजिए। जो भी पेशेंट की स्थिति और परिस्थिति है उसके अनुसार उनको एक्शन प्लान देते हैं, और एक्शन प्लान से वो इतने एम्पावर हो जाते हैं कि एस्थमा के अटैक का मुकाबला कर ले और उस पर जीत हासिल कर ले। That's a beautiful message. So just coming to an end, I mean काफ़ी insights मिले हैं हमको आपसे, एंड आपने इतना ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया सब कुछ इतने इजी वे में कि आई एम श्योर कि अगर जब ये हमारी ऑडियंस तक भी जाएगा तो ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, और दिल बी एबल टू रिलेट, उनको समझ आएगी कि एग्जैक्टली ये इतनी बड़ी इशू नहीं है, इतना निराश होने जैसा नहीं है। अगर अस्थमा है भी तो एंड यू हैव अ ट्रीटमेंट फॉर इट, जिसको अगर आप सही तरीके से ले तो फिर अस्थमा क्योर भी हो सकता है। तो इसीलिए जस्ट वन इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, एस्थमा ऐसी बीमारी है जो कि बार बार ठीक और बार बार बीमार। जब ठीक होता है
इंसान, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाऊंगा। जब बीमार होता है, अटैक का टाइम होता है, तो 2 कदम चलने में भी ऐसा लगता है कहीं सांस निकल नहीं जाए। तो इस बार बार बीमार और बार बार ठीक होने के चक्रव्यूह में फंस कर कई लोग अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, स्पेशली बच्चे। वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी रात तो सांस की बीमारी होती है। ये वैसे भी नाइट टाइम ज्यादा होती है बीमारी, इसलिए कई बार तो मैं कहता हूँ भाई, दिन में जो कुकर्म किए उसका फल रात को मिला। तो फिर वो याद करो क्या कुकर्म किया कि साहब वो सफाई की थी बेसमेंट की, इसलिए हो गया। ये बार बार बीमार और बार बार ठीक होने के चक्रव्यूह में अटक कर कुछ बच्चे या कुछ बड़े अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। दूसरी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो अस्थमा के बावजूद जीवन के सफलता के उच्चतम शिखर पे पहुंचते हैं, जहाँ की इवन अस्थमा नहीं है वो भी नहीं पहुंच पाते। आप जानते हो ऐसे कोई किसी लोग को? इसमें आप बात करें तो अमिताभ बच्चन है, इसके अंदर इंदिरा गांधी, मे बी उनके IQ लेवल वो हाँ, बहुत अच्छे फुटबॉलर, अच्छे संगीतकार। मुझे भी बचपन में बहुत सीवियर अस्थमा था और तभी मैंने निश्चय किया कि मैं अस्थमा का ही डॉक्टर बनूंगा। इसीलिए नो डाउट यू आर द बेस्ट। ये चीज होती है। तो कुछ लोग हैं जो कि इसको स्वीकार करते, इसको सफलता के उच्चतम शिखर पे पहुंचते हैं। और तीसरी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो कि अस्थमा को यूज करते हैं अपनी सफलता के अंदर। उसके अंदर आप देखें तो आप लेनेक को जानते हैं क्या? लेनेक को नहीं जानते, लेकिन लेनेक के कारण अस्पताल में डॉक्टर को पहचानते हैं। लेनेक वो शख्स थे जिन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। वो खुद सीवियर अस्थमा के पेशेंट थे, तो अपने सांस की सूं की आवाज को सुनने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो हम उनको नहीं जानते, लेकिन उनकी वजह से डॉक्टरों को पहचानते हैं। अशोक कुमार थे, बहुत प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, उनके सीवियर अस्थमा था, तो बोलने की जो डायलॉग बोलते थे, तो शुरू का पोर्शन तो वो जल्दी आराम से बोलते थे और लास्ट वाला वो जल्दी बोलते थे। वो उनकी स्टाइल बन गई और वो स्टाइल हमें बहुत भाई। तो उन्होंने भी यूज किया अस्थमा को और मैंने भी यूज किया मेरी सफलता में। तो मेरा लास्ट मैसेज ये है कि आप अस्थमा हो तो हताश और निराश नहीं रहें, हिम्मत बनाए रखें और सेकंड या थर्ड कैटेगरी के या सफल बने और ये अस्थमा को भी यूज कर लें अपनी सफलता में। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सो आज के एपिसोड से हमें ये पता चला कि इनहेलर्स या एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है COPD जैसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेक श्योर कि ये हर घर तक पहुँचे और स्पेशली हर एक इंसान को जिसको ये एपिसोड हेल्प करेगा। और अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram. It's One Life by Mankind Specialities. Until then, stay informed, stay healthy.